तो आ गए फिर से आ गए हम लोग हमको देख के सब लोग खुश हो गए। किरण, परावर्तित किरण तथा आतन बिंदु, वो सारे बिंदुओं को जो हमारे प्रकाश के परावर्तन में काम आते हैं, और इसका हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं। हम लोगों की पहली हेडिंग है आपतित किरण, चमकदार पृष्ठ की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। कि जो भी प्रकाश की किरण आती है उसे ही आपतित किरण कहते हैं। तो हम लोगों का आपतित किरण क्या है? प्रकाश स्रोत के से परावर्तक पृष्ठ तक आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो भी किरण आपतित, जो परावर्तक पृष्ठ है, जो परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है हमारा, यहाँ पर आपतित जो किरण हो रही है, जो किरण उसकी तरफ आ रही है, उसे ही हम लोग आपतित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण, परावर्तक पृष्ठ से दूर जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। एकदम आसान तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अब परावर्तक पृष्ठ क्या है? परावर्तक पृष्ठ से जो दूर जा रही है किरण, ये दूर जा रही है किरण, देखिए यहाँ पर ये पास आ रही है और ये दूर जा रही है, तो इसे हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे और इसे हम लोग आपतित किरण कहेंगे। और ये जो ये चीज़ है, ये अभिलंब है, इसका हम लोग अगले में देखेंगे। यहाँ पर एक बिंदु है जहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलते हैं, परावर्तक पृष्ठ, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही मेन होगा इस परावर्तक के, क्योंकि आपतित किरण भी उसी पर आ रही है, परावर्तित किरण भी, और अभिलंब जो खींचा जाएगा वो आपतन बिंदु से ही होकर जाएगा। तो हम लोग अगले पर चलते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं। अगली हेडिंग होगी हमारी, तो हमारा अगला टॉपिक है अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब हम लोग देखते हैं कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभिलंब की परिभाषा जल्दी याद नहीं होती है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा चित्र बन गया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं अभिलंब की परिभाषा। तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, आपतित किरण कौन सी है? आपतित किरण हमारी ये है। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, तल के जिस बिंदु पर टकराती है, ये बिंदु हमारा है, जो ये तल है। तो हमारा जिस बिंदु पर टकरा रही है, उस बिंदु से खींचा गया अभिलंब, उस बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है, अर्थात अभिलंब, अभिलंब होगा। ओके, ये हमारा अभिलंब होगा। तो क्या है डेफिनेशन? तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, उस बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये एकदम आसान सी परिभाषा हो गई। तो आ जाते हैं हम लोग अपने नई हेडिंग पर। तो हम लोगों को अब देखते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है। आपतन कोण, हम लोग आपतित किरण और परावर्तित किरण तो देख चुके हैं, अब उसी के नाम से एक कोण बनता है, उसको देखते हैं। आपतन कोण जो है, वो आपतन कोण जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। जो आपतन कोण जो होता है वो आपतित किरण, ये है हमारी आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। तो ये जो आपतित किरण और अभिलंब है, इसके बीच ये जो बीच बना हुआ कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? ये परावर्तक पृष्ठ है एक हम लोगों का। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे नोट करके हम लोग लिख लेते हैं, या फिर आप लोग हेडिंग डाल लीजिए इम्पॉर्टेंट। तो इसे
आई से, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये हम लोगों का ये हो गया। तो हम लोगों का आपतन कोण कंप्लीट होता है। परावर्तन कोण पर आते हैं। परावर्तन कोण क्या है? इसी जो है हम लोग देखते हैं अभिलंब और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण के बीच बना हुआ कोण परावर्तन कोण कहलाता है। क्या है? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ये हम लोगों का परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। अभिलंब के बीच बना कोण जो है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। हम लोग यहाँ पर इसको मिटाते हैं और यहाँ पर नोट्स या फिर इम्पॉर्टेंट हेडिंग करके लगाते हैं। इसे परावर्तन कोण को हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये हम लोगों का हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो छूटा है। तो हम लोग चलते हैं अगली हेडिंग। क्या है हम लोगों का अगली हेडिंग? प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो हम लोग आ चुके हैं इस लेसन के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। ये टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन के नियम। यहाँ से हम लोगों के ये चैप्टर है जो इम्पॉर्टेंट कहते हैं कि शुरू होता है। परावर्तन का नियम जो है वो हर जगह पूरे न्यूमेरिकल में आप लोगों को कभी कभी काम आता है या फिर हमेशा काम आता रहेगा, क्योंकि जो नियम है वो हमेशा काम आते ही रहेंगे। तो हम लोग देखते हैं इस परावर्तन के कितने नियम हैं। पहले ये देख लेते हैं। परावर्तन के कुल 2 नियम हैं, पहला नियम और दूसरा नियम। पहला नियम क्या कहता है और दूसरा नियम क्या कहता है, इसे हम लोग डिटेल में देखते हैं। प्रथम नियम कहता है आपतन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। मतलब आपतन कोण जो है हम लोगों का, आपतन कोण है जो कोण आई कोण आर जो है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये है जितने कोण से यहाँ से प्रकाश दर्पण पर टकराएगा उतने ही कोण से अभिलंब से, उतने ही कोण से बाहर की ओर जाएगा। तो ये है आपतन कोण। आपतन कोण से जितने कोण पर टकराएगा उतने ही कोण पर वहाँ से बाहर जाएगा। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। हम लोगों का ये प्रथम नियम कहता है। द्वितीय नियम क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। हम लोग ये यहाँ पर इसको बॉक्स कर देते हैं क्योंकि ये नियम है। द्वितीय नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अर्थात जो हम लोगों का आपतित किरण है, आपतित किरण और परावर्तित किरण जब किसी तल पर टकराएंगे तो वो सारे के सारे जो हमारे चीज़ें हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। यहाँ से जब प्रकाश गिर रहा है आपतित किरण भी इधर ही आ रही है, परावर्तित किरण भी इधर ही जाएगी तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब भी एक ही इसी तल पर होगा। अर्थात हम लोगों का जो है द्वितीय नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा दूसरा नियम है। इसके आगे हम लोग चलते हैं दर्पण, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हम लोग देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये जो हेडिंग है ये कहते हैं कि मतलब 12th में थोड़ा मोड़ा इसमें आप लोग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आप लोगों को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा इसको देख लेते हैं क्योंकि समतल दर्पण द्वारा 1 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कह सकते हैं। और आप लोग पॉलिटेक्निक का जब भी एग्ज़ाम 10th के बाद देंगे तो वहाँ पर भी पूछे जाते हैं और कंपटीशन के लेवल में समतल दर्पण से पूछा जाता है सवाल। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है परंतु आभासी बनता है। और जब भी हम लोग अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो उसका साइड्स बदल जाते हैं। अर्थात
मेरा दायां हाथ प्रतिबिंब का बायां हाथ दिखाई देगा। क्या? समतल दर्पण का जो हमारा दायां हाथ है, बाहर जो हमारा दायां हाथ है, समतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा बायां हाथ दिखाई देगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा आभासी बनता है तथा इसका पार्श्व बदल जाता है, अर्थात साइड्स बदल जाती हैं। तो हम लोग इसको हेडिंग वाइज देख लेते हैं, 3-4 हेडिंग के माध्यम से। तो पहली हेडिंग है, तो हम लोग यहाँ पर 4 हेडिंग लिख चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे और कहाँ कहाँ बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा आभासी होता है। हम लोगों को जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो सीधा तो होता है परंतु आभासी होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होती है, अर्थात अगर प्रतिबिंब के सामने वस्तु 3 सेंटीमीटर की रखी गई है तो वो दर्पण के पीछे जो दिखाई देगी वो 3 सेंटीमीटर की ही दिखाई देगी। इसका मतलब यही होगा। तो तीसरा पॉइंट है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा हो। ओके, अगर मान लीजिए हम लोगों का ये दर्पण है, कोई समतल दर्पण है, तो उसके सामने अगर कोई हमारी वस्तु है जो दूरी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर पे है या फिर एल पे है, एल दूरी पर है, तो वो दर्पण के पीछे भी एल दूरी पर ही बनेगी। इसका मतलब ये है। तो चौथे पॉइंट क्या कहता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का पार्श्व बदल जाता है। ये हम लोग अभी आप लोगों को समझाएंगे। अर्थात इसका कहने का मतलब है, पार्श्व का मतलब साइड्स होती हैं, जो है साइड्स। हमारा दायां हाथ समतल दर्पण में बायां हाथ दिखाई देगा, यही, और हमारा दायां हाथ उसमें बायां हाथ दिखाई देगा। मतलब साइड्स बदल जाती हैं समतल दर्पण में। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का पार्श्व बदल जाता है, ये कहता है। तो हम लोग चलते हैं अब गोलीय दर्पण पर। ये एकदम आसान सा टॉपिक है, इसमें और कुछ नहीं है ज़्यादा। तो अगर हम लोग गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखते हैं, चलिए। तो हम लोगों के अगले पॉइंट है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसकी पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसके अंदर जाएंगे। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, हम लोगों की ये हेडिंग होती है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसी गोले कांच के कटे हुए भाग पर, किसी एक कटे हुए भाग पर कलई की हो तथा दूसरे तरफ से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। किसी खोखले गोले कांच के कटे हुए भाग पर एक तरफ कलई की हो तथा दूसरे तरफ से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। हम लोग इसको लिख लेते हैं, किसी खोखले गोले कांच के, खोखले गोले कांच के एक तरफ कलई की हो तथा दूसरे तरफ से प्रकाश का परावर्तन, हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ये हम लोगों का हो जाता है कंप्लीट। अब इसके अंदर में हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है, पहला है अवतल दर्पण,
दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। दर्पण ये हम लोगों का अवतल गोलीय दर्पण से परिभाषा में जाते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। किसी खोखले गोले कांच के एक तरफ कलई हो तथा दूसरे तरफ से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। अब ये धंसे हुए भाग पर कलई हो, चाहे उभरे हुए भाग पर, किसी एक भाग पर कलई हो तथा दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। अब एक उसका है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। अब हम लोग इसको आगे इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण गोली कांच के उभरे हुए भाग पर कलई की हो। अगर कोई एक गोली कांच लेते हैं हम लोग, उसके उभरे हुए भाग पर कलई की हो तथा धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ये अवतल दर्पण का डायग्राम है। हम लोग यहाँ पर एक खींच लेते हैं। तो ये हम लोगों का एक अवतल दर्पण का डायग्राम हो जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं उभरे हुए भाग पर, इसके उभरे हुए भाग पर हम लोग कलई किए हैं तथा धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये हम लोगों का चित्र हो गया इसका। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इसका उल्टा हो जाता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण गोली कांच के उभरे हुए भाग पर कलई की हो, इसको अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय कांच के धंसे हुए भाग पर कलई की हो। हम लोग इसका डायग्राम पहले देखते हैं। धंसे हुए भाग पर कलई की हो तथा उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखते हैं। गोली कांच के धंसे हुए भाग पर कलई की हो तथा उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, इसका परावर्तन हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, गोली कांच के धंसे हुए भाग पर कलई की हो तथा उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा गोली दर्पण को और अच्छे से। मान लीजिए ये एक खोखला गोला है। यहाँ पर हम लोगों का एक सेंटर होगा, इस गोले का एक सेंटर होगा। तो अगर इस गोले को हम लोग काट देते हैं तो ये हम लोगों का एक कांच है। अभी हम लोग इसके उभरे हुए भाग पर अगर कलई करते हैं तो ये अवतल दर्पण बन जाता है। अगर हम लोग इसके धंसे हुए भाग पर कलई करते हैं, अगर हम लोग इसके धंसे हुए भाग पर कलई करते हैं तो ये एक अवतल दर्पण का निर्माण कर लेगा। तो हम लोग ये एक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का छोटा सा डायग्राम समझते हैं। तो हम लोग अब इसका किरण आरेख तथा कुछ कंपोनेंट हैं, कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं, जो इसको हम लोग पार्ट 3 में हम लोग कंप्लीट करेंगे। वीडियो कैसा लगा है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना मत दीजिएगा।
मिलते हैं पार्ट 3 में।